अगर कोई लड़की बार बार तुम्हारे मैसेज का इंतजार करे, बिना नोटिफिकेशन के भी फोन चेक करे और तुम्हारा नाम स्क्रीन पर दिखते ही उसके मूड में हल्का सा बदलाव आ जाए, तो ये कोइंसिडेंस नहीं होता। ये ब्रेन केमिस्ट्री का खेल होता है, खास तौर पर डोपामीन का। डोपामीन को लोग अक्सर खुशी का हार्मोन समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है कि डोपामीन प्लेजर नहीं, एंटिसिपेशन से जुड़ा होता है। मतलब जो चीज अभी मिली नहीं है लेकिन मिलने की उम्मीद है, वही डोपामीन को एक्टिवेट करती है। और टेक्सटिंग में यही सबसे बड़ा वेपन होता है। जब तुम हर बार तुरंत रिप्लाई देते हो, हर बात एक्सप्लेन करते हो, हर इमोशन ओपन कर देते हो, तो ब्रेन को कोई मिस्ट्री नहीं मिलती। डोपामीन फ्लैट हो जाता है। लेकिन जब इंटरैक्शन में थोड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है, थोड़ा पॉज होता है, थोड़ा क्यूरियोसिटी रहता है, तो ब्रेन खुद ब खुद उस सोर्स को रिपीट करना चाहता है। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि डोपामीन लूप्स कैसे बनते हैं, कैसे कुछ लोग बिना ज्यादा बात किए भी किसी के दिमाग में जगह बना लेते हैं, कैसे सिंपल टेक्स्ट, सही टाइमिंग और सही इमोशनल क्यूज किसी को तुम्हारी तरफ पुल करने लगते हैं। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये अवेयरनेस है। क्योंकि चाहे तुम चाहो या नहीं, हर इंसान का ब्रेन पैटर्न्स पर काम करता है। सवाल ये नहीं कि डोपामीन लूप बनेगा या नहीं, सवाल ये है कि तुम उसे कॉन्शियसली समझोगे या अननोइंगली किसी और के लूप में फंस जाओगे। अगर तुम ये समझ गए तो टेक्सटिंग सिर्फ वर्ड्स का एक्सचेंज नहीं रहेगा, वो एक साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस बन जाएगा। और वहीं से क्रेविंग शुरू होती है। चैप्टर 1, डोपामीन ट्रिगर। हर डोपामीन लूप की शुरुआत एक छोटे से ट्रिगर से होती है। यह ट्रिगर कोई बड़ा मैसेज नहीं होता, न कोई इमोशनल पैराग्राफ, न ही रोज रोज का गुड मॉर्निंग या गुड नाइट। असली ट्रिगर बहुत सटल होता है, इतना सटल कि सामने वाला कॉन्शियसली उसे नोटिस भी नहीं करता, लेकिन उसका ब्रेन उसे रजिस्टर कर लेता है। डोपामीन प्लेजर से ज्यादा एंटिसिपेशन से जुड़ा होता है। मतलब जो चीज अभी मिली नहीं है लेकिन मिलने की उम्मीद बनी हुई है, वही डोपामीन रिलीज करवाती है। जब तुम किसी लड़की को ऐसा सिग्नल देते हो कि कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन उसे पूरा रिवील नहीं करते, तो उसका माइंड अपने आप एक्टिव हो जाता है। मान लो तुम नॉर्मली फास्ट रिप्लाई करते हो और अचानक एक दिन थोड़ा डिले कर देते हो, या फिर हमेशा डिटेल्ड जवाब देने के बाद एक दिन शॉर्ट लेकिन मीनिंगफुल लाइन छोड़ देते हो। यही चेंज डोपामीन ट्रिगर बनता है। ब्रेन पैटर्न को पहचानता है, और जब पैटर्न टूटता है तो ब्रेन अलर्ट हो जाता है। फीमेल ब्रेन खास तौर पर इमोशनल पैटर्न्स पर सेंसिटिव होता है। जब कोई नया इमोशनल स्टिम्युलस आता है तो माइंड सबकॉन्शियसली उस सोर्स को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देता है। ये अट्रैक्शन नहीं होता, ये अटेंशन शिफ्ट होता है। और अट्रैक्शन अक्सर अटेंशन के बाद ही आता है। एक कॉमन मिस्टेक लोग ये करते हैं कि वो समझते हैं ज्यादा टेक्स्ट, ज्यादा इमोजीज, ज्यादा अवेलेबिलिटी डोपामीन बढ़ाएगी, लेकिन रियलिटी इसका उल्टा है। जब सब कुछ प्रिडिक्टेबल हो जाता है तो ब्रेन बोर्ड हो जाता है, डोपामीन फ्लैट हो जाता है, इंटरेस्ट स्लोली ड्रॉप होने लगता है। डोपामीन ट्रिगर तब काम करता है जब इंटरैक्शन में थोड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो। कभी सीरियस टोन, कभी लाइट ह्यूमर, कभी काम साइलेंस। ये कॉन्ट्रास्ट ब्रेन को स्टिमुलेशन देता है। ब्रेन को लगता है कि ये पर्सन फुली डिकोडेड नहीं है, अभी और लेयर्स बाकी हैं। टेक्सटिंग में डोपामीन ट्रिगर वर्ड से ज्यादा टाइमिंग और डिलीवरी पर डिपेंड करता है। सेम लाइन अगर गलत टाइम पर भेजी जाए तो इफेक्ट 0 हो सकता है, लेकिन सही मोमेंट पर एक सिंपल लाइन भी डीप इंपैक्ट छोड़ सकती है। एक और इंपॉर्टेंट बात, डोपामीन ट्रिगर नीडी बिहेवियर से कभी एक्टिवेट नहीं होता। जब तुम बार बार अटेंशन मांगते हो, रिप्लाईज चेक करते हो, डबल टेक्स्ट करते हो, तो ब्रेन वैल्यू डिटेक्ट नहीं करता। ब्रेन स्कैर्सिटी और वैल्यू को एसोसिएट करता है,
काम प्रेजेंस, नॉन नीडी टोन और कंट्रोल्ड अवेलेबिलिटी डोपामीन को नेचुरली एक्टिवेट करती है। डोपामीन ट्रिगर का मतलब मैनिपुलेशन नहीं है। इसका मतलब है इंटरैक्शन को नेचुरल रखना, प्रेशर फ्री रखना और सामने वाले को स्पेस देना कि वो खुद तुम्हारे बारे में थिंक करे। जब ब्रेन खुद किसी के बारे में सोचता है तब अटैचमेंट बनता है। इस चैप्टर का कोर आइडिया सिंपल है। तुम जितना ज्यादा एफर्ट दिखाते हो उतना कम डोपामीन क्रिएट होता है, और जितना तुम काम, कंपोज्ड और स्लाइटली अनप्रिडिक्टेबल रहते हो उतना ब्रेन तुम्हें इंटरेस्टिंग मानता है। अगर तुम्हें ये साइकोलॉजी यूजफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करो और फीमेल साइकी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में हम डोपामीन लूप्स को और गहराई से समझने वाले हैं। चैप्टर 2, रिवॉर्ड एंटिसिपेशन। रिवॉर्ड एंटिसिपेशन डोपामीन लूप का सबसे पावरफुल हिस्सा होता है। असली एडिक्शन रिवॉर्ड मिलने से नहीं बल्कि रिवॉर्ड की उम्मीद से बनता है। फीमेल ब्रेन इस एंटिसिपेशन फेज में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। जब उसे लगता है कि कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट कब और कैसे होगा ये क्लियर नहीं है, तब ब्रेन खुद ही सिनेरियोज बनाना शुरू कर देता है। जब तुम किसी लड़की को इंस्टेंटली इमोशनल सेटिस्फैक्शन दे देते हो, सब कुछ क्लियर कर देते हो, हर बात कंफर्म कर देते हो, तो एंटिसिपेशन खत्म हो जाती है। ब्रेन को अब कुछ गैस करने की जरूरत नहीं रहती। डोपामीन रिलीज कम हो जाता है, लेकिन जब तुम थोड़ा स्पेस छोड़ते हो, थोड़ा अनसर्टेनिटी रखते हो, तो ब्रेन उसी खाली जगह को भरने लगता है। रिवॉर्ड एंटिसिपेशन टेक्सटिंग में बहुत सिंपल तरीके से काम करता है। मान लो कॉन्वर्सेशन अच्छे फ्लो में है और अचानक तुम उसे पीक पॉइंट पर एंड कर देते हो, ना ऑकवर्ड तरीके से ना कोल्ड होकर, बस नेचुरली। ब्रेन उस अधूरेपन को नोट करता है। अगली बार मैसेज आने की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। फीमेल ब्रेन फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। वो सिर्फ अभी के वर्ड्स नहीं बल्कि आने वाले इमोशनल आउटकम को भी फील करता है। जब तुम ऐसा सिग्नल देते हो कि इंटरैक्शन पॉजिटिव है लेकिन पूरा इमोशनल पे ऑफ अभी नहीं मिला, तो एंटिसिपेशन बिल्ड होती है। यही एंटिसिपेशन डोपामीन को लगातार एक्टिव रखती है। एक कॉमन मिस्टेक लोग ये करते हैं कि वो रिवॉर्ड एंटिसिपेशन को फेक मिस्ट्री समझ लेते हैं। जानबूझकर कंफ्यूजिंग होना, अनक्लियर रिप्लाईज देना या इंटरेस्ट छुपाना उल्टा इफेक्ट कर सकता है। रिवॉर्ड एंटिसिपेशन तब काम करता है जब बेस इंटरैक्शन जेन्युइन हो, इंटरेस्ट रियल हो, बस एक्सप्रेशन कंट्रोल्ड हो। टाइमिंग यहां सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर तुम हमेशा सेम टाइम पर रिप्लाई करते हो, सेम एनर्जी में बात करते हो, तो ब्रेन पैटर्न बना लेता है। पैटर्न बनते ही एंटिसिपेशन खत्म होने लगती है। लेकिन जब रिप्लाई टाइमिंग थोड़ी वेरिएबल होती है, कभी जल्दी, कभी स्लो, कभी शॉर्ट, कभी थॉटफुल, तो ब्रेन हर बार एक्सपेक्ट करना शुरू करता है। एंटिसिपेशन सिर्फ रिप्लाईज तक लिमिटेड नहीं है। टोन, इमोशनल डेप्थ और कॉन्वर्सेशन डायरेक्शन भी मैटर करते हैं। कभी लाइट बैंटर, कभी मीनिंगफुल लाइन, कभी काम साइलेंस। ये वेरिएशन ब्रेन को एंगेज्ड रखता है। ब्रेन को लगता है कि इंटरैक्शन अलाइव है, स्टैटिक नहीं। रिवॉर्ड एंटिसिपेशन का एक सटल पार्ट वैलिडेशन डिले भी है। जब कोई लड़की तुम्हें इंप्रेस करने की कोशिश करती है और उसे इंस्टेंट वैलिडेशन नहीं मिलता, तो उसका ब्रेन उस वैलिडेशन को अर्न करने की कोशिश करता है। ये कॉन्शियस नहीं होता, ये सबकॉन्शियस ड्राइव होती है। लेकिन वैलिडेशन कंप्लीटली डिनाई करना भी जरूरी नहीं। बैलेंस ही की है। एंटिसिपेशन तब स्ट्रॉन्गेस्ट होती है जब आउटकम पॉजिटिव लगता है, लेकिन गारंटीड नहीं होता। अगर ब्रेन को लगे कि अटेंशन ऑलरेडी सिक्योर्ड है, तो एंटिसिपेशन ड्रॉप हो जाती है। अगर लगे कि चांस है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन सर्टेनिटी नहीं, तो डोपामीन लूप चलता रहता है। इस चैप्टर का एसेंस सिंपल है। तुम जितना ज्यादा प्रिडिक्टेबिलिटी देते हो, उतना रिवॉर्ड एंटिसिपेशन कम होता है।
और जितना इंटरैक्शन नेचुरल रहते हुए थोड़ा ओपन एंडेड रहता है, उतना ब्रेन इन्वेस्ट करता है। रिवॉर्ड एंटिसिपेशन तुम क्रिएट नहीं करते, तुम बस स्पेस बनाते हो जहां ब्रेन खुद उसे क्रिएट कर लेता है। चैप्टर 3, वेरिएबल टाइमिंग। वेरिएबल टाइमिंग डोपामीन लूप को अलाइव रखने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। फीमेल ब्रेन पैटर्न्स जल्दी पकड़ लेता है। अगर तुम रोज सेम टाइम पर रिप्लाई करते हो, सेम स्पीड में बात करते हो, तो ब्रेन अनकॉन्शियसली स्केड्यूल बना लेता है। और जैसे ही शेड्यूल बन जाता है, एक्साइटमेंट कम होने लगती है। डोपामीन नॉवेल्टी पर रिएक्ट करता है, रूटीन पर नहीं। वेरिएबल टाइमिंग का मतलब ये नहीं कि जानबूझकर देर से रिप्लाई करना या इंटरेस्ट दिखाना बंद कर देना। इसका मतलब है नेचुरल रिदम रखना, लेकिन फिक्स्ड नहीं। कभी तुम फ्री हो और इंस्टेंटली रिप्लाई करते हो, कभी बिजी हो और थोड़ा टाइम लग जाता है। यही रियल लाइफ पैटर्न है और ब्रेन इसे ऑथेंटिक मानता है। जब रिप्लाई टाइमिंग अनप्रिडिक्टेबल होती है, तो ब्रेन हर बार अलर्ट रहता है। नोटिफिकेशन आते ही क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। ब्रेन सोचता है कि इस बार मैसेज कब आएगा, किस मूड में आएगा, किस टोन में आएगा। यही अनसर्टेनिटी डोपामीन को स्टिम्युलेट करती है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि लोग डिले को पावर मूव समझ लेते हैं। घंटों सीन छोड़ देना, बिना रीजन गायब हो जाना या कोल्ड रिप्लाईज देना लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट डैमेज कर देता है। वेरिएबल टाइमिंग इफेक्टिव तभी होती है जब इंटरैक्शन का बेस वार्म हो, इंटरेस्ट विजिबल हो, बस एक्सेस कंट्रोल्ड हो। फीमेल ब्रेन कंसिस्टेंसी चाहता है, लेकिन बोर्डम नहीं। इसीलिए इमोशनल कंसिस्टेंसी और टाइमिंग वेरिएबिलिटी का बैलेंस जरूरी है। तुम इमोशनली स्टेबल रहो, टोन रिस्पेक्टफुल रखो, लेकिन टाइमिंग फ्लेक्सिबल रखो। इससे ब्रेन सिक्योर भी फील करता है और स्टिम्युलेटेड भी। वेरिएबल टाइमिंग एंटिसिपेशन को भी सपोर्ट करती है। अगर लड़की को पता ही है कि तुम ठीक 5 मिनट में रिप्लाई करोगे, तो एक्साइटमेंट नहीं रहती। लेकिन अगर उसे अंदाजा नहीं है कि रिप्लाई 2 मिनट में आएगा या 20 में, तो अटेंशन बनी रहती है। ये माइंड को बैकग्राउंड में तुम्हारे बारे में सोचते रहने पर मजबूर करता है। टाइमिंग का असर सिर्फ रिप्लाई पर नहीं, कॉन्वर्सेशन फ्लो पर भी पड़ता है। कभी बातचीत लंबी चले, कभी छोटी, कभी तुम टॉपिक चेंज करो, कभी उसी बात को पॉज में छोड़ दो। ये रिदम ब्रेन के लिए इंटरेस्टिंग बनाता है। एक सटल पॉइंट ये भी है कि वेरिएबल टाइमिंग सेल्फ रिस्पेक्ट सिग्नल करती है। जब तुम हमेशा अवेलेबल नहीं रहते, ब्रेन अस्यूम करता है कि तुम्हारी लाइफ में और भी चीजें हैं। पर्पस, रूटीन, प्रायोरिटीज। ये परसेप्शन अट्रैक्शन को इनडायरेक्टली बढ़ाता है, क्योंकि वैल्यू स्कैरसिटी से जुड़ी होती है। टेक्सटिंग में साइलेंस भी एक मैसेज होता है, लेकिन साइलेंस तभी काम करता है जब वो काम हो, नॉट एंग्शियस। अगर साइलेंस के पीछे डर या इनसिक्योरिटी है, तो वो लीक हो जाती है टोन में। लेकिन अगर साइलेंस नेचुरल है, तो ब्रेन उसे मैच्योरिटी के रूप में रीड करता है। वेरिएबल टाइमिंग का गोल क्रेविंग बनाना नहीं, एंगेजमेंट बनाए रखना है। जब एंगेजमेंट हेल्थी होती है, तो डोपामिन लूप खुद सस्टेन हो जाता है। ओवरडूइंग टाइमिंग ट्रिक्स लूप को तोड़ सकता है। इस चैप्टर का कोर यही है कि टाइमिंग को स्ट्रैटेजी नहीं, लाइफस्टाइल रिफ्लेक्शन बनने दो। जब तुम अपनी लाइफ में जेन्युइनली बिजी, फुलफिल्ड और सेंटर्ड होते हो, तो वेरिएबल टाइमिंग नेचुरली क्रिएट होती है। ब्रेन उस ऑथेंटिसिटी को इंस्टेंटली सेंस करता है और वहीं से डोपामिन लूप मजबूत होने लगता है। चैप्टर 4, साइलेंस गैप। साइलेंस गैप वो जगह होती है जहां डोपामिन लूप सबसे क्वाइटली मजबूत होता है। ज्यादातर लोग साइलेंस से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो बोलते नहीं रहे, टेक्स्ट नहीं करते रहे, तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन रियलिटी इसका उल्टा है। सही तरह का साइलेंस ब्रेन को बोलने से ज्यादा काम करने पर मजबूर करता है। जब कॉन्वर्सेशन अचानक बिना ड्रामा के रुक जाती है, ब्रेन उस पॉज को नोटिस करता है।
खासकर फीमेल ब्रेन उस खाली स्पेस को इग्नोर नहीं करता। वो उस लास्ट मैसेज को रिप्ले करता है, टोन को एनालाइज करता है और सोचता है कि नेक्स्ट मूव क्या होगा। यही साइलेंस गैप डोपामीन को एक्टिवेट करता है। साइलेंस गैप का मतलब गोस्टिंग नहीं है। गोस्टिंग कंफ्यूजन और इनसिक्योरिटी पैदा करता है। साइलेंस गैप कंट्रोल्ड होता है, काम होता है और कॉन्टेक्स्ट के अंदर होता है। बातचीत अच्छे फ्लो में थी, इमोशनल कनेक्शन बना हुआ था और वहीं पर नेचुरली पॉज आ गया। ब्रेन उस पॉज को थ्रेट नहीं, क्यूरियोसिटी के रूप में लेता है। जब तुम हर साइलेंस को भरने की कोशिश करते हो, हर गैप में कुछ ना कुछ लिख देते हो, तो ब्रेन को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। सब कुछ सामने रखा हुआ होता है, मिस्ट्री खत्म हो जाती है। लेकिन जब तुम थोड़ा पीछे हटते हो, बिना इंटरेस्ट गिराए, तो ब्रेन खुद तुम्हारी प्रेजेंस को फील करता है। फीमेल ब्रेन इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए टाइम लेता है। साइलेंस गैप उसी प्रोसेसिंग का स्पेस देता है। उस दौरान डोपामीन एंटिसिपेशन के साथ मिक्स हो जाता है। ब्रेन सोचता है कि अगला मैसेज कैसा होगा, टोन क्या होगा, इंटरैक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी। एक कॉमन मिस्टेक लोग ये करते हैं कि साइलेंस गैप को पावर दिखाने का तरीका बना लेते हैं। जानबूझकर सीन करके रिप्लाई न देना, कोल्ड बिहेवियर दिखाना या सडन डिस्टेंस क्रिएट करना ट्रस्ट डैमेज कर सकता है। साइलेंस गैप इफेक्टिव तभी होता है जब वार्मथ इंटैक्ट हो। साइलेंस गैप वैल्यू सिग्नल करता है। जब तुम कॉन्स्टेंटली अवेलेबल नहीं रहते, ब्रेन अस्यूम करता है कि तुम्हारी लाइफ मीनिंगफुल है। तुम सिर्फ चैट विंडो में एग्जिस्ट नहीं करते, तुम्हारे पास रूटीन है, फोकस है, प्रायोरिटीज हैं। ये परसेप्शन अट्रैक्शन को सटली बढ़ाता है। साइलेंस गैप एंजाइटी तब पैदा करता है जब बेस कनेक्शन वीक हो। लेकिन अगर बेस कनेक्शन हेल्थी है तो साइलेंस गैप एक्साइटमेंट पैदा करता है। इसलिए पहले कंफर्ट, फिर स्पेस। डायरेक्ट जंप स्पेस पर करने से लूप नहीं बनता। टेक्सटिंग में साइलेंस गैप अक्सर लेट नाइट कॉन्वर्सेशंस में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। इमोशनल डेप्थ के बाद अचानक पॉज ब्रेन में इम्प्रिंट छोड़ देता है। अगला दिन उस इम्प्रिंट के साथ शुरू होता है। ब्रेन उस अधूरे इंटरैक्शन को क्लोज करना चाहता है। साइलेंस गैप का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये भी है कि ब्रेन लॉस पॉसिबिलिटी को डिटेक्ट करता है। बिना ड्रामा, बिना थ्रेट, बस सटल एब्सेंस। ब्रेन उस सोर्स की वैल्यू रीअसेस करता है। यही रीअसेसमेंट डोपामीन लूप को डीपन करता है। इस चैप्टर का एसेंस सिंपल है। हर गैप को डर से मत भरो। साइलेंस एनिमी नहीं है। सही साइलेंस कनेक्शन को मारता नहीं, वो उसे एको देता है। जब वर्ड्स रुकते हैं तब माइंड बोलना शुरू करता है और डोपामिन लूप वहीं मजबूत होता है। चैप्टर 5, इमोशनल स्पाइक। इमोशनल स्पाइक डोपामिन लूप को एक्टिवेट करने का सबसे डायरेक्ट तरीका होता है। ह्यूमन ब्रेन न्यूट्रल स्टेट में ज्यादा देर एंगेज नहीं रहता। उसे या तो प्लेजर चाहिए या कॉन्ट्रास्ट। जब अचानक किसी इंटरैक्शन में इमोशन का लेवल बदलता है, ब्रेन उस मोमेंट को मार्क कर लेता है। यही मार्किंग आगे चलकर क्रेविंग में बदलती है। इमोशनल स्पाइक का मतलब एक्सट्रीम ड्रामा या ओवर एक्टिंग नहीं है। इसका मतलब है इमोशनल कॉन्ट्रास्ट। अगर बातचीत काम और कैजुअल चल रही है और अचानक एक लाइन आती है जो इमोशनली थोड़ी डीपर होती है, तो ब्रेन अलर्ट हो जाता है। फीमेल ब्रेन खास तौर पर इमोशनल शिफ्ट्स को जल्दी नोटिस करता है। मान लो नॉर्मल मजाक चल रहा है और अचानक तुम कोई ऑनेस्ट, ग्राउंडेड लाइन बोल देते हो जो उसकी पर्सनैलिटी या सोच को सटली एक्नॉलेज करती है। ना कॉम्प्लीमेंट ओवरलोड, ना वैलिडेशन बॉम्ब, बस एक लाइन जो अनएक्सपेक्टेड हो। यही इमोशनल स्पाइक है। आज से है डोपामिन स्पाइक। अक्सर सरप्राइज से जुड़ा होता है। ब्रेन प्रिडिक्ट कर लेता है रूटीन, लेकिन सरप्राइज उसे ब्रेक करता है। इमोशनल सरप्राइज
ब्रेन को ये सिग्नल देता है कि ये इंटरेक्शन मीनिंगफुल हो सकता है। यही मीनिंग डोपामीन लूप को मजबूत करता है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि लोग इमोशनल स्पाइक को ओवर शेयरिंग समझ लेते हैं। अपने पास ट्रॉमा, इनसिक्योरिटीज या डीप इमोशंस जल्दी खोल देना उल्टा इफेक्ट करता है। इमोशनल स्पाइक इंटेंसिटी से नहीं, टाइमिंग से बनता है। फीमेल ब्रेन इमोशनल सेफ्टी चाहता है, केओस नहीं। इसीलिए स्पाइक के बाद स्टेबिलिटी जरूरी होती है। अगर हर मैसेज इमोशनल हाई लो बन जाए तो ब्रेन एग्जॉस्टेड हो जाता है, लेकिन अगर स्पाइक रेयर और वेल प्लेस्ड हो तो उसका इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। इमोशनल स्पाइक का एक सटल फॉर्म ह्यूमर भी हो सकता है। अचानक इंटेलिजेंट ह्यूमर, ड्राई विट या प्लेफुल टीज जो हार्मलेस हो, ब्रेन में पॉजिटिव इमोशनल मार्क छोड़ता है। ह्यूमर डोपामीन को क्लीन तरीके से एक्टिवेट करता है। अनदर पावरफुल स्पाइक इज वल्नरेबिलिटी, लेकिन कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी। अपनी लाइफ का कोई सिंपल ट्रूथ शेयर करना, बिना सिंपैथी मांगे, बिना ड्रामा के। ब्रेन ऑथेंटिसिटी को रिवॉर्ड करता है। ऑथेंटिक मोमेंट्स डोपामीन लूप में डीपर मेमोरी बनाते हैं। इमोशनल स्पाइक तभी काम करता है जब बेस इंटरैक्शन स्टेबल हो। अगर कनेक्शन वीक है तो स्पाइक ऑकवर्ड लग सकता है। इसलिए पहले कंफर्ट, फिर कॉन्ट्रास्ट, यही नेचुरल फ्लो है। टेक्सटिंग में इमोशनल स्पाइक अक्सर शॉर्ट मैसेजेस में ज्यादा इफेक्टिव होता है। लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस स्पाइक को डाइल्यूट कर देती हैं। ब्रेन शार्प मोमेंट्स को याद रखता है, पैराग्राफ्स को नहीं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इमोशनल स्पाइक वन साइडेड नहीं होना चाहिए। अगर तुम लगातार स्पाइक्स क्रिएट कर रहे हो और सामने वाला इमोशनली फ्लैट है तो लूप इम्बैलेंस हो जाता है। हेल्थी लूप म्यूचुअल रेजोनेंस पर चलता है। इस चैप्टर का कोर ये है कि डोपामीन सिर्फ फ्रीक्वेंसी से नहीं, इंटेंसिटी से भी शेप होता है, लेकिन इंटेंसिटी कंट्रोल्ड होनी चाहिए। इमोशनल स्पाइक स्पार्क है, फायर नहीं। स्पार्क इंटरेस्ट पैदा करता है, फायर कंट्रोल से बाहर जा सकता है। सही इमोशनल स्पाइक ब्रेन में एक साइलेंट क्रेविंग छोड़ देता है, जिसे वो दोबारा फील करना चाहता है। चैप्टर 6, इंटरमिटेंट रिवॉर्ड। इंटरमिटेंट रिवॉर्ड डोपामिन लूप का सबसे एडिक्टिव पैटर्न होता है। ब्रेन कंटिन्यूअस रिवॉर्ड से जल्दी बोर्ड हो जाता है, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड उसे हुक कर लेता है। यही प्रिंसिपल स्लॉट मशीन्स में काम करता है और यही ह्यूमन इंटरैक्शन में भी क्वाइटली अप्लाई होता है। जब अप्रिसिएशन, अटेंशन या इमोशनल वार्मथ हर बार नहीं मिलती, लेकिन कभी कभी मिलती है, तो ब्रेन उस रिवॉर्ड को ओवर वैल्यू करना शुरू कर देता है। फीमेल ब्रेन इस इनकंसिस्टेंसी को थ्रेट नहीं, चैलेंज की तरह प्रोसेस करता है जब बेस इंटरैक्शन पॉजिटिव हो। इंटरमिटेंट रिवॉर्ड का मतलब नेग्लेक्ट या मिक्स्ड सिग्नल्स नहीं है। मिक्स्ड सिग्नल्स कंफ्यूजन पैदा करते हैं, जबकि इंटरमिटेंट रिवॉर्ड क्लैरिटी के साथ स्पेस देता है। इंटरेस्ट विजिबल रहता है, बस कांस्टेंट नहीं। मान लो तुम हर कॉन्वर्सेशन में इमोशनल डेप्थ नहीं लाते। कभी सिर्फ लाइट टॉक, कभी ह्यूमर, कभी शॉर्ट रिप्लाईज। फिर अचानक एक डे जेन्युइनली मीनिंगफुल एक्सचेंज हो जाता है। ब्रेन उस डे को स्पेशल मार्क कर लेता है। डोपामीन उस मेमोरी से अटैच हो जाता है। जब रिवॉर्ड प्रिडिक्टेबल हो जाता है तो ब्रेन उसे एंटाइटलमेंट की तरह लेने लगता है। लेकिन जब रिवॉर्ड ओकेजनल होता है, ब्रेन उसे अर्न करने की कोशिश करता है। ये कोशिश कॉन्शियस नहीं होती, ये सबकॉन्शियस लूप होती है। एक कॉमन मिस्टेक ये है कि लोग इंटरमिटेंट रिवॉर्ड को कोल्ड बिहेवियर समझ लेते हैं। जानबूझकर इग्नोर करना, डिस्टेंस क्रिएट करना, इमोशनल पुल पुश करना टॉक्सिक बन सकता है। इंटरमिटेंट रिवॉर्ड हेल्थी तब होता है जब वार्मथ रियल हो, बस फ्रीक्वेंसी कंट्रोल्ड हो।
फीमेल ब्रेन इमोशनल एफर्ट को रीड करता है। अगर रिवॉर्ड स्पोरैडिक है लेकिन सिंसेरिटी दिखती है तो ब्रेन इसे मैनिपुलेशन नहीं मानता। लेकिन अगर रिवॉर्ड स्पोरैडिक है और टोन आर्टिफिशियल है तो ब्रेन रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है। इंटरमिटेंट रिवॉर्ड अटैचमेंट को धीरे बनाता है, फास्ट नहीं। यही इसका पावर है। फास्ट अटैचमेंट जल्दी टूट भी जाता है, स्लो बिल्ड ब्रेन में डीपर इम्प्रिंट छोड़ता है। टेक्सटिंग में इंटरमिटेंट रिवॉर्ड कॉम्प्लीमेंट्स के साथ भी काम करता है। हर बात पर तारीफ करना उसकी वैल्यू कम कर देता है। लेकिन रेयर स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट डोपामिन स्पाइक क्रिएट करता है। रिवॉर्ड सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, अटेंशन, क्यूरियोसिटी, इमोशनल प्रेजेंस भी रिवॉर्ड हैं। कभी तुम जेन्युइनली एंगेज्ड हो, कभी तुम काम डिस्टेंस पर। ये रिदम ब्रेन को एंगेज्ड रखता है। इंटरमिटेंट रिवॉर्ड सेल्फ रिस्पेक्ट सिग्नल करता है। ब्रेन सबकॉन्शियसली मान लेता है कि तुम वैलिडेशन देने के लिए डेस्परेट नहीं हो, और डेस्परेशन डोपामिन लूप को किल कर देता है। एक इंपॉर्टेंट थिंग ये भी है कि इंटरमिटेंट रिवॉर्ड तभी इफेक्टिव होता है जब तुम्हारी बेसलाइन बिहेवियर रिस्पेक्टफुल और कंसिस्टेंट हो। अगर बेस अनस्टेबल है तो रिवॉर्ड रैंडमनेस एंग्जायटी क्रिएट करेगा। इस चैप्टर का एसेंस सिंपल है। ब्रेन सर्टेनिटी से नहीं, पॉसिबिलिटी से एडिक्टेड होता है। इंटरमिटेंट रिवॉर्ड पॉसिबिलिटी को अलाइव रखता है। जब रिवॉर्ड गारंटीड नहीं होता लेकिन पॉसिबल लगता है तो डोपामिन लूप क्वाइटली डीपन होता चला जाता है। चैप्टर 7 क्यूरियोसिटी हुक। क्यूरियोसिटी हुक डोपामिन लूप को चालू रखने का सबसे साइलेंट तरीका होता है। ब्रेन नेचुरली इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को टॉलरेट नहीं करता। जब उसे लगता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ अधूरा है, तो वो ऑटोमेटिकली उस गैप को भरने की कोशिश करता है। फीमेल ब्रेन खास तौर पर क्यूरियोसिटी गैप्स पर ज्यादा रिएक्ट करता है क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग ढूंढने में नेचुरली एंगेज रहता है। क्यूरियोसिटी हुक का मतलब सीक्रेट्स बनाना या जानबूझकर कंफ्यूजिंग होना नहीं है। इसका मतलब है इंटरैक्शन में हर बात पूरी तरह रिवील न करना। जब तुम हर थॉट, हर प्लान, हर फीलिंग इमीडिएटली एक्सप्लेन कर देते हो तो ब्रेन को एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं मिलता। मान लो तुम कैजुअली बोलते हो कि आज कुछ इंटरेस्टिंग हुआ, लेकिन डिटेल्स नहीं देते, या किसी थॉट को हाफ फिनिश छोड़ देते हो। ब्रेन उस अधूरी जानकारी को पकड़ लेता है। वो सोचता है कि आगे क्या था, क्यों इंटरेस्टिंग था, उसका तुम पर क्या इफेक्ट पड़ा। यही क्यूरियोसिटी हुक है। क्यूरियोसिटी हुक तभी काम करता है जब बेस, ट्रस्ट और कंफर्ट मौजूद हो। अगर कनेक्शन वीक है तो क्यूरियोसिटी इंटरेस्ट नहीं बनेगी, कंफ्यूजन बन जाएगी। इसीलिए पहले फैमिलियरिटी, फिर मिस्ट्री। यही नेचुरल सीक्वेंस नहीं हुई है। फीमेल ब्रेन इमेजिनेशन के थ्रू कनेक्ट करता है। जब उसे पूरी पिक्चर नहीं मिलती तो वो खुद पिक्चर बनाता है। उस सेल्फ क्रिएटेड इमेज में इमोशनल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है क्योंकि वो ब्रेन की खुद की क्रिएशन होती है। एक कॉमन मिस्टेक लोग ये करते हैं कि वो क्यूरियोसिटी हुक को टीज या ब्रेड क्रम्बिंग समझ लेते हैं। जानबूझकर वेग होना, नॉन आंसर्स देना या क्वेश्चंस अवॉइड करना नेगेटिव सिग्नल दे सकता है। क्यूरियोसिटी हुक सटल होता है, प्लेफुल होता है, नॉट डिफेंसिव। क्यूरियोसिटी हुक टोन पर भी डिपेंड करता है। काम ग्राउंडेड टोन क्यूरियोसिटी को इनवाइट करता है। एंग्शियस या रश्ड टोन क्यूरियोसिटी को किल कर देता है। ब्रेन टोन से इंटेंट डिटेक्ट कर लेता है। टेक्सटिंग में क्यूरियोसिटी हुक शॉर्ट मैसेजेस में ज्यादा पावरफुल होता है। लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई कर देती हैं। शॉर्ट लाइन स्पेस छोड़ती हैं। स्पेस क्यूरियोसिटी को ब्रीथ करने देता है। क्यूरियोसिटी हुक फ्यूचर ओरिएंटेशन से भी जुड़ा होता है। कभी कभी फ्यूचर रेफरेंस बिना डिटेल्स के ब्रेन को एंगेज करता है, जैसे किसी प्लान का हिंट देना बिना एग्जैक्ट टाइमलाइन के। ब्रेन उस पॉसिबिलिटी को होल्ड करता है। फीमेल ब्रेन क्वेश्चंस पूछना पसंद करता है।
लेकिन तभी जब उसे फील हो कि आंसर्स मीनिंगफुल होंगे। क्यूरियोसिटी हुक उस डिजायर को एक्टिवेट करता है। जब वो खुद सवाल पूछती है तो एंगेजमेंट वन साइडेड नहीं रहता। क्यूरियोसिटी हुक का एक सटल इफेक्ट आइडेंटिटी प्रोजेक्शन भी होता है। जब तुम सब कुछ क्लियर नहीं करते तो सामने वाला तुम्हारे पर्सनैलिटी के गैप्स को अपनी इमेजिनेशन से फिल करता है। अक्सर वो प्रोजेक्शन पॉजिटिव होती है अगर बेस इंटरैक्शन रिस्पेक्टफुल और स्टेबल हो। क्यूरियोसिटी हुक प्रेशर क्रिएट नहीं करता, वो पुल क्रिएट करता है। ब्रेन विलिंगली एंगेज करता है, फोर्स्ड नहीं। यही डिफरेंस अट्रैक्शन और चेजिंग के बीच का होता है। इस चैप्टर का कोर सिंपल है। जब तुम आंसर्स देते हो तो कॉन्वर्सेशन चलती है। जब तुम क्वेश्चंस क्रिएट करते हो तो कनेक्शन बनता है। क्यूरियोसिटी हुक ब्रेन को एक्टिव रखता है, डोपामिन लूप को अलाइव रखता है और इंटरैक्शन को मैकेनिकल होने से बचाता है। अगर इस वीडियो से तुम्हें कुछ भी सीखने में मदद मिल रही हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो कमेंट में जरूर बताना। चैप्टर 8 अनफिनिश्ड लूप्स। अनफिनिश्ड लूप्स डोपामिन लूप का सबसे डीप साइकोलॉजिकल लेयर होता है। ह्यूमन ब्रेन कंप्लीट चीजों को जल्दी आर्काइव कर देता है, लेकिन अधूरी चीजों को बार बार रिविजिट करता है। जब कोई इंटरैक्शन पूरी तरह क्लोज नहीं होता, ब्रेन उसे बैकग्राउंड में चलाता रहता है। फीमेल ब्रेन इस इफेक्ट को और ज्यादा इंटेंसली फील करता है क्योंकि वो इमोशनल कॉन्टिन्यूटी पर ज्यादा फोकस करता है। अनफिनिश्ड लूप का मतलब ऑकवर्ड गुड बाय या अचानक वैनिश होना नहीं है। इसका मतलब है कॉन्वर्सेशन को ऐसे पॉइंट पर पॉज करना जहां इमोशनल या इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी अभी अलाइव हो। जब बात पूरी तरह सेटल नहीं होती, ब्रेन नेचुरली उसे कंप्लीट करना चाहता है। मान लो बातचीत किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चल रही है और तुम कैजुअली बोलते हो कि इस पर बाद में बात करेंगे, या फिर एक थॉट अधूरा छोड़ देते हो। ब्रेन उस अधूरे हिस्से को पकड़ लेता है। वो सोचता है कि आगे क्या कहा जाता, क्या पर्सपेक्टिव आता, कंक्लूजन क्या होता। अनफिनिश्ड लूप्स ब्रेन में टेंशन क्रिएट करते हैं, लेकिन ये नेगेटिव टेंशन नहीं होती, ये एंटिसिपेशन वाली टेंशन होती है। डोपामिन इसी एंटिसिपेशन से फीड होता है। ब्रेन फ्यूचर इंटरैक्शन को रिवॉर्ड की तरह देखने लगता है। एक कॉमन मिस्टेक लोग ये करते हैं कि अनफिनिश्ड लूप को क्लिफ हैंगर समझ लेते हैं और हर बार ड्रामेटिक पॉज क्रिएट करने लगते हैं। ओवर यूज लूप को फेक बना देता है। ब्रेन ऑथेंटिसिटी डिटेक्ट कर लेता है। अनफिनिश्ड लूप तभी पावरफुल होता है जब वो नेचुरल लगे। फीमेल ब्रेन इमोशनल क्लोजर चाहता है, लेकिन सही टाइमिंग पर। अगर क्लोजर जल्दी मिल जाए तो वैल्यू कम हो जाती है। अगर क्लोजर बहुत लेट हो जाए तो फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। अनफिनिश्ड लूप बैलेंस पर काम करता है। टेक्सटिंग में अनफिनिश्ड लूप ऑफन एंड ऑफ डे कॉन्वर्सेशंस में ज्यादा इंपैक्ट करता है। जब रात में कोई मीनिंगफुल एक्सचेंज आधे में रुक जाता है, ब्रेन उसे स्लीप के दौरान प्रोसेस करता है। नेक्स्ट डे उस मेमोरी के साथ शुरू होता है। अनफिनिश्ड लूप सिर्फ वर्ड से नहीं बनता। इमोशनल एक्सप्रेशंस, शेयर्ड लाफ्टर, इवन साइलेंस भी लूप क्रिएट कर सकते हैं। जब मोमेंट इमोशनली चार्ज्ड होता है और वहीं पॉज आता है, ब्रेन उस फीलिंग को होल्ड कर लेता है। फीमेल ब्रेन पैटर्न्स के साथ स्टोरीज भी बनाता है। अनफिनिश्ड लूप स्टोरी को ओपन रखता है। ब्रेन उस स्टोरी में खुद को इन्वेस्ट करता है। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, उतना डोपामिन अटैचमेंट। एक सटल पॉइंट यह भी है कि अनफिनिश्ड लूप ईगो इन्वॉल्वमेंट बढ़ाता है। ब्रेन चाहता है कि अगली इंटरैक्शन सक्सेसफुल हो, सैटिस्फाइंग हो। वो सबकॉन्शियसली एफर्ट लगाने लगता है। अनफिनिश्ड लूप तभी हेल्थी रहता है जब तुम्हारा बिहेवियर कंसिस्टेंट और रिस्पेक्टफुल हो। अगर लूप कंफ्यूजन या इनसिक्योरिटी से बना है तो डोपामीन नहीं, एंजाइटी बनेगी। इसीलिए बेस क्लैरिटी जरूरी है। अनफिनिश्ड लूप का गोल कंट्रोल नहीं, कंटिन्यूटी है। इंटरैक्शन को अलाइव रखना, फ्रोजन नहीं। जब ब्रेन किसी चीज को अलाइव मानता है तो वो उसे छोड़ना नहीं चाहता।
इस चैप्टर का एसेंस सिंपल है। कंप्लीट चीजें याद नहीं रहती, अधूरी चीजें रहती हैं। जब इंटरैक्शन पूरी तरह बंद नहीं होता, ब्रेन खुद उसे आगे बढ़ाना चाहता है। अनफिनिश्ड लूप्स डोपामीन को क्वाइटली सर्कुलेट करते रहते हैं, बिना नॉइज के, बिना प्रेशर के। चैप्टर 9 मेमोरी एंकर्स। मेमोरी एंकर्स डोपामीन लूप को लॉन्ग टर्म में स्टेबल बनाते हैं। शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट जल्दी फेड हो जाता है, लेकिन मेमोरी बेस्ड अटैचमेंट धीरे और गहराई से बनता है। जब कोई इंटरैक्शन किसी मेमोरी से जुड़ जाता है, ब्रेन उसे सिर्फ एक मैसेज की तरह नहीं, एक फीलिंग की तरह स्टोर करता है। मेमोरी एंकर का मतलब ड्रामेटिक मोमेंट नहीं होता। अक्सर छोटे, इमोशनली स्पेसिफिक मोमेंट्स सबसे स्ट्रॉन्ग एंकर बनते हैं। जैसे कोई लाइन जो सही टाइम पर कही गई हो, कोई शेयर्ड ऑब्जर्वेशन या कोई इनसाइड रेफरेंस जो सिर्फ तुम दोनों समझते हो। ब्रेन इन्हें ऑर्डिनरी नहीं मानता। फीमेल ब्रेन इमोशनल टैगिंग में बहुत स्ट्रांग होता है। जब कोई एक्सपीरियंस इमोशनल कलर के साथ आता है, ब्रेन उसे टैग कर देता है। बाद में वही कलर किसी नाम, किसी टोन या किसी वर्ड से ट्रिगर हो सकता है। यही एंकर होता है। टेक्सटिंग में मेमोरी एंकर्स अक्सर रेपिटेशन से नहीं, एसोसिएशन से बनते हैं। किसी पर्टिकुलर मूड, टाइम या सिचुएशन के साथ तुम्हारी प्रेजेंस एसोसिएट हो जाती है। जैसे लेट इवनिंग काम टॉक्स या स्ट्रेसफुल डे के बाद लाइट इंटरैक्शन। ब्रेन अनकॉन्शियसली तुम्हें उस इमोशनल स्टेट से जोड़ लेता है। एक कॉमन मिस्टेक ये है कि लोग हर इंटरैक्शन को मेमोरेबल बनाने की कोशिश करते हैं। ओवरडूइंग एंकर्स उन्हें मीनिंगलेस बना देता है। मेमोरी एंकर रेयर और नेचुरल होने चाहिए। ब्रेन स्पेशल चीजों को ही स्टोर करता है। मेमोरी एंकर्स वैलिडेशन से अलग होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स टेम्पररी बूस्ट देते हैं, लेकिन मेमोरी एंकर्स आइडेंटिटी लेवल पर काम करते हैं। जब तुम किसी क्वालिटी को कैजुअली नोटिस करते हो, बिना प्रेज के, ब्रेन उसे डीपर लेवल पर प्रोसेस करता है। फीमेल ब्रेन सेंसरी मेमोरी पर भी रिएक्ट करता है। वॉइस टोन, चॉइस ऑफ वर्ड्स, इवन टाइपिंग रिदम मेमोरी एंकर बन सकता है। इसलिए कंसिस्टेंसी इन टोन इंपॉर्टेंट है, नॉट कंसिस्टेंसी इन फ्रीक्वेंसी। मेमोरी एंकर तभी स्ट्रांग होता है जब इमोशन रियल हो। फेक डेप्थ, स्क्रिप्टेड लाइंस या कॉपीड पैटर्न्स ब्रेन जल्दी डिटेक्ट कर लेता है। ऑथेंटिक मोमेंट्स ही एंकर बनते हैं। टेक्सटिंग में मेमोरी एंकर्स ऑफन रेफरेंस बेस्ड होते हैं। किसी पुरानी बात का कैजुअल मेंशन ब्रेन को पास्ट इमोशन में वापस ले जाता है। डोपामीन उस रिकॉल्ड इमोशन से रीट्रिगर होता है। मेमोरी एंकर्स टाइम के साथ कंपाउंड होते हैं। एक एंकर दूसरे एंकर को सपोर्ट करता है। धीरे धीरे ब्रेन तुम्हें आइसोलेटेड इंटरैक्शन की तरह नहीं, कनेक्टेड इमोशनल मैप की तरह देखता है। फीमेल ब्रेन नैरेटिव ड्रिवन होता है। मेमोरी एंकर्स उस नैरेटिव को स्ट्रक्चर देते हैं। जब नैरेटिव स्ट्रांग होती है, अटैचमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है। एक सटल पॉइंट यह भी है कि मेमोरी एंकर लॉस सेंसिटिविटी बढ़ाता है। ब्रेन उस एंकर को खोना नहीं चाहता। यही फियर ऑफ लॉस डोपामीन लूप को डीपर बनाता है, लेकिन नेचुरली, बिना प्रेशर के। इस चैप्टर का एसेंस सिंपल है। एक्साइटमेंट अट्रैक्ट करता है, मेमोरी अटैच करती है। जब तुम्हारी प्रेजेंस किसी इमोशन से एंकर हो जाती है, ब्रेन तुम्हें रिपीट नहीं, रिविजिट करना चाहता है। डोपामीन लूप तब सिर्फ क्रेविंग नहीं, फेमिलियरिटी और कंफर्ट भी बन जाता है। चैप्टर 10 इमोशनल कॉन्ट्रास्ट। इमोशनल कॉन्ट्रास्ट डोपामीन लूप को शार्प बनाता है। ह्यूमन ब्रेन डिफरेंस को ज्यादा याद रखता है, सेमनेस को नहीं। जब इंटरैक्शन में इमोशंस एक ही लेवल पर चलते रहते हैं, तो ब्रेन उसे बैकग्राउंड नॉइज बना लेता है। लेकिन जब इमोशंस में क्लियर कॉन्ट्रास्ट आता है, ब्रेन उस चेंज को हाईलाइट कर देता है। इमोशनल कॉन्ट्रास्ट का मतलब मूड स्विंग्स या इंस्टेबिलिटी नहीं है। इसका मतलब है
इमोशनल रेंज, कभी काम प्रेजेंस, कभी प्लेफुल टोन, कभी थॉटफुल साइलेंस। जब इमोशनल स्टेट्स नेचुरली शिफ्ट होते हैं, ब्रेन एंगेज्ड रहता है। फीमेल ब्रेन कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होता है। वो सिर्फ वर्ड्स नहीं, इमोशनल एनवायरनमेंट को भी रीड करता है। अगर हर मैसेज सेम इमोशनल फ्लेवर में आता है तो एक्साइटमेंट फ्लैट हो जाती है। लेकिन जब टोन सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है, ब्रेन इंटरेक्शन को अलाइव मानता है। मान लो एक दिन कॉन्वर्सेशन लाइट और फनी है और दूसरे दिन थोड़ी रिफ्लेक्टिव या मीनिंगफुल। दोनों इंडिविजुअली नॉर्मल हैं, लेकिन साथ में कॉन्ट्रास्ट बनाते हैं। यही कॉन्ट्रास्ट डोपामीन स्पाइक क्रिएट करता है। एक कॉमन मिस्टेक, लोग इमोशनल कॉन्ट्रास्ट को हॉट कोल्ड बिहेवियर समझ लेते हैं। जानबूझकर वार्म और फिर कोल्ड होना ट्रस्ट ब्रेक करता है। हेल्थी कॉन्ट्रास्ट ग्राउंडेड रहता है। वार्मथ कंसिस्टेंट रहती है, बस एक्सप्रेशन बदलता है। इमोशनल कॉन्ट्रास्ट प्रिडिक्टेबिलिटी को ब्रेक करता है। ब्रेन अगर हर बार सेम रिएक्शन एक्सपेक्ट करता है और उसे नहीं मिलता, तो वो अलर्ट हो जाता है। अलर्ट ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है। टेक्सटिंग में इमोशनल कॉन्ट्रास्ट लेंथ और डेप्थ से भी क्रिएट होता है। कभी शॉर्ट रिप्लाई, कभी थॉटफुल लाइन, कभी इमोजी, कभी प्लेन टेक्स्ट। ये स्मॉल वेरिएशंस ब्रेन को एंगेज रखते हैं। फीमेल ब्रेन इमोशनल इंटेलिजेंस को वैल्यू करता है। जब तुम सिचुएशन के हिसाब से इमोशनल रिस्पॉन्स एडजस्ट करते हो, ब्रेन इसे मैच्योरिटी और अवेयरनेस के रूप में रीड करता है। ये अट्रैक्शन को साइलेंटली बूस्ट करता है। इमोशनल कॉन्ट्रास्ट अटैचमेंट को फास्ट नहीं बनाता, लेकिन डीप बनाता है। ब्रेन शैलो एक्साइटमेंट से जल्दी डिटैच हो जाता है, लेकिन लेयर्ड एक्सपीरियंस से नहीं। एक सटल पॉइंट ये भी है कि इमोशनल कॉन्ट्रास्ट सेल्फ कंट्रोल सिग्नल करता है। जब तुम इमोशंस में ड्राउन नहीं होते, लेकिन उन्हें एक्सप्रेस भी करते हो, ब्रेन तुम्हें स्टेबल और सेफ मानता है। इमोशनल कॉन्ट्रास्ट मेमोरी एंकर्स को भी स्ट्रेंथन करता है। ब्रेन कॉन्ट्रास्टिंग मोमेंट्स को कंपेयर करता है और स्ट्रॉन्गर इमोशनल टैग्स बनाता है। इस चैप्टर का एसेंस सिंपल है। मोनोटनी डोपामीन को किल करती है, केओस ट्रस्ट को। इमोशनल कॉन्ट्रास्ट इन दोनों के बीच बैलेंस बनाता है। जब इंटरैक्शन प्रिडिक्टेबल नहीं लेकिन सेफ होता है, ब्रेन नेचुरली क्रेव करता है। डोपामीन लूप वहीं शार्पन होता है, क्वाइटली और डीपली। चैप्टर 11, प्रिडिक्टेबल मिस्ट्री। प्रिडिक्टेबल मिस्ट्री सुनने में कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है, लेकिन डोपामीन लूप यहीं मैच्योर होता है। ब्रेन सेफ्टी भी चाहता है और स्टिमुलेशन भी। अगर मिस्ट्री ज्यादा हो जाए तो एंग्जाइटी आती है। अगर प्रिडिक्टेबिलिटी ज्यादा हो जाए तो बोर्डम। प्रिडिक्टेबल मिस्ट्री इन दोनों के बीच बैलेंस बनाता है। फीमेल ब्रेन इमोशनल सिक्योरिटी को बहुत वैल्यू देता है। उसे ये फील होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन स्टेबल है, ग्राउंडेड है और इंटेंशंस क्लियर हैं। लेकिन साथ ही ब्रेन नॉवेल्टी भी चाहता है। जब पर्सनैलिटी स्टेबल होती है लेकिन एक्सप्रेशन लेयर्ड होता है, तब प्रिडिक्टेबल मिस्ट्री बनता है। प्रिडिक्टेबल मिस्ट्री का मतलब हिडन एजेंडाज या डबल गेम्स नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारा कोर बिहेवियर कंसिस्टेंट रहे, लेकिन तुम पूरी तरह ट्रांसपेरेंट ना हो। हर थॉट, हर प्लान, हर इमोशन तुरंत रिवील करना जरूरी नहीं। मान लो तुम्हारा टोन हमेशा रिस्पेक्टफुल और काम है, ये प्रिडिक्टेबिलिटी है। लेकिन तुम्हारे पर्सपेक्टिव्स, रिएक्शंस और टाइमिंग हर बार एग्जैक्टली सेम नहीं होते। ये मिस्ट्री है। ब्रेन दोनों को साथ में प्रोसेस करता है। टेक्सटिंग में प्रिडिक्टेबल मिस्ट्री तब बनती है जब सामने वाले को पता होता है कि तुम रूड नहीं होगे, डेस्परेट नहीं होगे, लेकिन वो ये नहीं जानती कि तुम नेक्स्ट क्या कहोगे। ब्रेन उस अनसर्टेनिटी को एंजॉयबल मानता है,
थ्रेटनिंग नहीं। एक कॉमन मिस्टेक ये है कि लोग मिस्ट्री को डिस्टेंस या सीक्रेसी समझ लेते हैं। इमोशनल विथड्रॉल मिस्ट्री नहीं बनाता, डिस्ट्रस्ट बनाता है। प्रिडिक्टेबल मिस्ट्री वार्मथ के साथ आता है, एब्सेंस के साथ नहीं। फीमेल ब्रेन नैरेटिव बिल्ड करता है। प्रिडिक्टेबल मिस्ट्री नैरेटिव को ओपन रखता है। ब्रेन स्टोरी को आगे बढ़ाने में इन्वेस्टेड रहता है। प्रिडिक्टेबल मिस्ट्री सेल्फ रिस्पेक्ट सिग्नल करता है। जब तुम खुद को कंप्लीटली डिकोड नहीं होने देते, ब्रेन अस्यूम करता है कि तुम्हारी लाइफ लेयर्ड है। डेप्थ परसेप्शन अट्रैक्शन को साइलेंटली बढ़ाता है। टेक्सटिंग में प्रिडिक्टेबल मिस्ट्री ऑफ्टन रिस्पॉन्स क्वालिटी से दिखता है, रिस्पॉन्स क्वांटिटी से नहीं। कभी एक लाइन पूरी पिक्चर नहीं देती, लेकिन इनफ होती है क्यूरियोसिटी मेंटेन करने के लिए। प्रिडिक्टेबल मिस्ट्री लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट के लिए जरूरी है। शॉर्ट टर्म ट्रिक्स एक्साइटमेंट दे सकते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं। प्रिडिक्टेबल मिस्ट्री दोनों देता है। एक सटल पॉइंट यह भी है कि प्रिडिक्टेबल मिस्ट्री पावर इम्बैलेंस क्रिएट नहीं करता। इंटरैक्शन इक्वल रहता है। ब्रेन मैनिपुलेशन डिटेक्ट नहीं करता, कनेक्शन फील करता है। इस चैप्टर का एसेंस सिंपल है। ब्रेन केओस नहीं चाहता, सरप्राइज चाहता है। जब स्टेबिलिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी साथ चलते हैं, डोपामिन लूप सस्टेनेबल बनता है। प्रिडिक्टेबल मिस्ट्री क्रेविंग नहीं बनाता, इंटरेस्ट को अलाइव रखता है। चैप्टर 12 अटेंशन इम्प्रिंट। अटेंशन इम्प्रिंट वो स्टेज होती है जहां डोपामिन लूप टेम्परेरी नहीं रहता, बल्कि हैबिट में बदलने लगता है। ब्रेन जिस चीज पर बार बार अटेंशन देता है, उसे इंपॉर्टेंट मानना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वही सोर्स डिफॉल्ट रेफरेंस बन जाता है। फीमेल ब्रेन अटेंशन पैटर्न्स को बहुत जल्दी रजिस्टर करता है। अटेंशन इम्प्रिंट का मतलब ये नहीं कि तुम हर समय उसकी अटेंशन मांगो। असल में इम्प्रिंट तब बनता है जब अटेंशन विलिंगली दी जाती है, फोर्स्ड नहीं। जब इंटरैक्शन एफर्टलेस लगता है, प्रेशर फ्री लगता है, तब ब्रेन नेचुरली उस डायरेक्शन में झुकता है। जब कोई लड़की दिन में कई बार फोन देखती है और बिना कॉन्शियसली सोचे तुम्हारे मैसेज को प्रायोरिटी देती है, वहीं अटेंशन इम्प्रिंट शुरू हो चुका होता है। ब्रेन ने डिसाइड कर लिया है कि ये सोर्स इमोशनली रेलेवेंट है। अटेंशन इम्प्रिंट रेपिटेशन से नहीं, रेलेवेंस से बनता है। रोज बात करना जरूरी नहीं, लेकिन जब भी बात हो, मीनिंगफुल हो। ब्रेन क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी को इम्प्रिंट करता है। फीमेल ब्रेन मल्टीटास्क करता है, लेकिन इमोशनल फोकस सिलेक्टिव होता है। जब किसी एक इंटरैक्शन में इमोशनल क्लैरिटी, सेफ्टी और स्टिमुलेशन साथ मिलते हैं, ब्रेन उसे हाईलाइट कर देता है। एक कॉमन मिस्टेक लोग ये करते हैं कि वो अटेंशन इम्प्रिंट को डोमिनेंस समझ लेते हैं। कांस्टेंट टेक्सटिंग, चेकिंग इन, रिमाइंडर्स भेजना इम्प्रिंट नहीं बनाता, इरिटेशन बनाता है। अटेंशन इम्प्रिंट साइलेंस के बीच भी ग्रो करता है। अटेंशन इम्प्रिंट इमोशनल प्रिडिक्टेबिलिटी से जुड़ा होता है। जब ब्रेन जानता है कि इंटरैक्शन सेफ है, जजमेंट फ्री है, तब वो अटेंशन देने में कंफर्टेबल होता है। फियर अटेंशन को टेम्पररी बनाता है, कंफर्ट अटेंशन को हैबिचुअल बनाता है। टेक्सटिंग में अटेंशन इम्प्रिंट तब डीप होता है जब इंटरैक्शन लाइफ के इमोशनल ट्रांजिशंस में मौजूद हो। स्ट्रेस, बोर्डम, काम मोमेंट्स। ब्रेन इन स्टेट्स के साथ तुम्हें एसोसिएट करने लगता है। एक सटल पॉइंट ये भी है कि अटेंशन इम्प्रिंट धीरे बनता है, लेकिन टूटने में समय लेता है। वंस ब्रेन किसी सोर्स को डिफॉल्ट मान ले, तो उसे रिप्लेस करना आसान नहीं होता। अटेंशन इम्प्रिंट मेमोरी एंकर्स को रीइंफोर्स करता है। ब्रेन अलग अलग मोमेंट्स को जोड़कर एक इमोशनल मैप बनाता है। उस मैप में तुम्हारी पोजीशन फिक्स्ड होने लगती है। फीमेल ब्रेन इमोशनल एफिशिएंसी चाहता है। जब उसे लगता है कि तुम्हारे साथ इंटरैक्शन स्मूथ है, ड्रेनिंग नहीं,
ब्रेन उसी रूट को प्रिफर करता है। यही प्रेफरेंस इम्प्रिंट में बदल जाती है। अटेंशन इम्प्रिंट पावर स्ट्रगल नहीं बनाता, ये म्यूचुअल कंफर्ट से आता है। जब दोनों साइड्स ईज फील करते हैं, इम्प्रिंट नेचुरल होता है। इस चैप्टर का एसेंस सिंपल है। अटेंशन फोर्स से नहीं मिलती, फेमिलियरिटी से मिलती है। जब तुम्हारी प्रेजेंस इमोशनली एफर्टलेस बन जाती है, ब्रेन तुम्हें कॉन्शियसली नहीं ऑटोमेटिकली चूज करने लगता है। अटेंशन इम्प्रिंट वहीं बनता है, क्वाइटली और डीपली। चैप्टर 13, विथड्रॉल इफेक्ट। विथड्रॉल इफेक्ट डोपामिन लूप का वो फेज होता है जहां एब्सेंस खुद एक सिग्नल बन जाती है। जब ब्रेन किसी सोर्स से डोपामिन लेना सीख लेता है और वो सोर्स अचानक टेम्परेरीली अनअवेलेबल हो जाता है, तो ब्रेन उस गैप को नोटिस करता है। यही विथड्रॉल इफेक्ट है। ये पेन नहीं होता, ये अवेयरनेस होती है। फीमेल ब्रेन एब्सेंस को इमोशनली प्रोसेस करता है। जब इंटरैक्शन रेगुलर नहीं बल्कि मीनिंगफुल रहा हो, तो उसकी एब्सेंस एम्प्टी नहीं लगती, नोटिसेबल लगती है। ब्रेन सोचता है कि कुछ मिसिंग है, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या है ये फीलिंग में महसूस होता है। विथड्रॉल इफेक्ट गोस्टिंग से अलग होता है। गोस्टिंग कंफ्यूजन और इनसिक्योरिटी पैदा करता है। विथड्रॉल इफेक्ट जेंटल होता है, टेम्पररी होता है और कॉन्टेक्स्ट के अंदर होता है। बेस कनेक्शन इंटैक्ट रहता है, बस स्टिमुलस पॉज हो जाता है। जब डोपामिन लूप एक्टिव होता है और सडनली स्टिम्युलेशन रुक जाती है, ब्रेन उस स्टिम्युलेशन को रीगेन करने की कोशिश करता है। थॉट्स रिपीट होते हैं, मेमोरी एंकर्स ट्रिगर होते हैं, क्यूरियोसिटी रिवाइव होती है। ये कॉन्शियस चेजिंग नहीं होती, ये इंटरनल पुल होती है। एक कॉमन मिस्टेक लोग ये करते हैं कि विथड्रॉल इफेक्ट को पनिशमेंट समझ लेते हैं। जानबूझकर डिस्टेंस बनाना, कोल्ड बिहेवियर दिखाना लूप को ब्रेक कर सकता है। हेल्थी विथड्रॉल काम होता है, नॉट रिएक्टिव। फीमेल ब्रेन इमोशनल सेफ्टी चाहता है, इसलिए विथड्रॉल तभी इफेक्टिव होता है जब उसे ये फील हो कि कनेक्शन एंडेंजर्ड नहीं है, बस पॉज्ड है। सिक्योरिटी एंजाइटी में बदलते ही डोपामिन लूप कोलैप्स हो सकता है। विथड्रॉल इफेक्ट टाइमिंग सेंसिटिव होता है। बहुत जल्दी विथड्रॉल इफेक्ट नहीं बनता और बहुत लेट विथड्रॉल इरिटेशन बन सकता है। ब्रेन रेडी होना चाहिए एब्सेंस को प्रोसेस करने के लिए। टेक्सटिंग में विथड्रॉल इफेक्ट तब विजिबल होता है जब रिप्लाईज की एक्सपेक्टेशन बन चुकी हो। जब ब्रेन अकस्टम्ड हो चुका हो किसी रिदम का, तभी रिदम का ब्रेक नोटिस होता है। विथड्रॉल इफेक्ट ईगो को ट्रिगर नहीं करता, अटैचमेंट को ट्रिगर करता है। ब्रेन खुद से सवाल करता है, सामने वाले से नहीं। यही इसकी पावर है। विथड्रॉल इफेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट सिग्नल करता है। जब तुम कंटिन्यूअसली अवेलेबल नहीं रहते, ब्रेन अज्यूम करता है कि तुम्हारी लाइफ बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड पीपल इमोशनल वैल्यू कैरी करते हैं। एक सटल पॉइंट ये भी है कि विथड्रॉल इफेक्ट लॉन्ग साइलेंस से नहीं, मीनिंगफुल एब्सेंस से बनता है। साइलेंस विदाउट इमोशनल फाउंडेशन एम्प्टी होता है। साइलेंस विद फाउंडेशन लाउड होता है। विथड्रॉल इफेक्ट ओवर यूज करने से नमनेस आ सकती है। ब्रेन अडेप्टेबिलिटी सीख लेता है, इसलिए विथड्रॉल रेयर और नेचुरल होना चाहिए। इस चैप्टर का एसेंस सिंपल है। प्रेजेंस अटेंशन बनाती है, एब्सेंस वैल्यू रिवील करती है। जब एब्सेंस काम होती है और कनेक्शन रियल होता है, ब्रेन उस स्पेस में क्रेविंग महसूस करता है। विथड्रॉल इफेक्ट डोपामिन लूप को साइलेंटली डीपन करता है, बिना फोर्स के, बिना वर्ड्स के। चैप्टर 14, क्रेविंग साइकिल। क्रेविंग साइकिल वो स्टेजेस है जहां डोपामिन लूप पूरी तरह इंटरनल हो जाता है। अब स्टिम्युलेशन बाहर से पुश नहीं करनी पड़ती, ब्रेन खुद उसे जनरेट करता है। इंटरैक्शन ट्रिगर नहीं रहता, हैबिट बन जाता है। फीमेल ब्रेन इस फेज में कॉन्शियसली नहीं सोचता कि उसे मैसेज चाहिए, वो बस फील करता है कि कुछ मिसिंग है जब कांटेक्ट नहीं होता। क्रेविंग साइकिल एडिक्शन जैसा नहीं दिखता, ये अटैचमेंट जैसा फील होता है।
डिफरेंस सटल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। एडिक्शन बेचैनी पैदा करता है, क्रेविंग फेमिलियरिटी और इमोशनल पुल पैदा करता है। ब्रेन उस फीलिंग को रिपीट करना चाहता है क्योंकि वो सेफ और रिवॉर्डिंग लगती है। इस फेज में डोपामिन एंटिसिपेशन और मेमोरी दोनों से रिलीज होता है। ब्रेन पुराने मोमेंट्स रिकॉल करता है, टोन याद करता है, इमोशनल कॉन्ट्रास्ट रिप्ले करता है। बिना किसी नए मैसेज के भी डोपामिन सर्कुलेट करता रहता है। क्रेविंग साइकिल तब बनता है जब इंटरैक्शन कंसिस्टेंट भी रहा हो और वेरीड भी। अगर सिर्फ एक्साइटमेंट हो और स्टेबिलिटी न हो तो क्रेविंग शैलो रहती है। अगर सिर्फ स्टेबिलिटी हो और स्टिम्युलेशन न हो तो क्रेविंग डेड हो जाती है। बैलेंस क्रेविंग को अलाइव रखता है। फीमेल ब्रेन क्रेविंग को डिजायर के रूप में इंटरप्रेट नहीं करता, वो उसे कंफर्ट के रूप में फील करता है। यही रीजन है कि इस स्टेज पर इंटरैक्शन ड्रामेटिक नहीं होता बल्कि एफर्टलेस लगता है। मैसेज आना रिलीफ देता है, एक्साइटमेंट नहीं। एक कॉमन मिस्टेक लोग यहां ये करते हैं कि क्रेविंग को देखकर इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। ज्यादा टेक्स्ट्स, ज्यादा अवेलेबिलिटी, ज्यादा इमोशनल एक्सपोजर लूप को कोलैप्स कर सकता है। ब्रेन सैचुरेशन से डोपामीन रिलीज बंद कर देता है। क्रेविंग साइकिल सेल्फ रेगुलेटेड होता है। ब्रेन खुद डिसाइड करता है कि उसे स्टिम्युलस चाहिए। तुम पुश नहीं करते, पुल क्रिएट हो चुका होता है। टेक्स्टिंग में क्रेविंग साइकिल अक्सर सबकॉन्शियस रिचुअल्स बनाता है, जैसे किसी स्पेसिफिक टाइम पर फोन चेक करना, किसी वर्ड पैटर्न से फेमिलियरिटी फील होना। ब्रेन रूटीन और इमोशन को मर्ज कर देता है। क्रेविंग साइकिल एक्सक्लूसिविटी से नहीं, प्रायोरिटी से बनता है। ब्रेन तुम्हें बाकी ऑप्शन से कंपेयर करके नहीं चुनता, वो तुम्हें डिफॉल्ट चूज करता है। यही डिफरेंस है अट्रैक्शन और अटैचमेंट के बीच। एक सटल पॉइंट ये भी है कि क्रेविंग साइकिल फ्रैजाइल भी हो सकता है। अगर ट्रस्ट ब्रेक हो जाए या इमोशनल सेफ्टी थ्रेटन हो जाए, ब्रेन इंस्टेंटली डिटैच कर सकता है। इसलिए मैच्योरिटी और रिस्पेक्ट इस स्टेज पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्रेविंग साइकिल स्लो बर्न है, ये जल्दी नहीं बनता, लेकिन वंस बन जाए तो रिप्लेस करना मुश्किल होता है। ब्रेन एनर्जी बचाना चाहता है और फेमिलियर इमोशनल रूट्स प्रिफर्ड होते हैं। इस चैप्टर का एसेंस सिंपल है। क्रेविंग तब बनती है जब ब्रेन को चेज नहीं करना पड़ता। जब कनेक्शन एफर्ट नहीं मांगता, ब्रेन उसे वैल्यू मान लेता है। क्रेविंग साइकिल डोपामीन लूप का क्लाइमैक्स नहीं है, वो उसका स्टेबलाइजेशन फेज है, जहां डिजायर क्वाइट हो जाता है और अटैचमेंट नेचुरली सेटल हो जाती है। चैप्टर 15 टेक्स्ट एसोसिएशन। टेक्स्ट एसोसिएशन डोपामीन लूप का आखिरी और सबसे सटल स्टेज होता है। इस पॉइंट पर मैसेजेस सिर्फ वर्ड्स नहीं रहते, वो इमोशनल क्यूज बन जाते हैं। ब्रेन अब टेक्स्ट को कंटेंट की तरह नहीं, फीलिंग की तरह रीड करता है। नोटिफिकेशन साउंड, तुम्हारा नाम या मैसेज का पैटर्न अपने आप एक इमोशनल रिस्पॉन्स ट्रिगर कर देता है। टेक्स्ट एसोसिएशन तब बनती है जब ब्रेन किसी स्पेसिफिक इमोशनल स्टेट को बार बार सेम सोर्स से जोड़ देता है, जैसे काम फीलिंग, रिलीफ, क्यूरियोसिटी या हल्की एक्साइटमेंट। धीरे धीरे ब्रेन शॉर्टकट बना लेता है। मैसेज दिखते ही वो इमोशन एक्टिवेट हो जाता है बिना सोच समझ के। फीमेल ब्रेन एसोसिएशंस पर बहुत स्ट्रांगली काम करता है। अगर किसी इंसान से बात करके कंसिस्टेंटली अच्छा फील होता है, प्रेशर नहीं होता, जजमेंट नहीं होता, तो ब्रेन उस इंटरेक्शन को सेफ जोन मार्क कर देता है। सेफ जोन डोपामीन के साथ जुड़ जाता है। टेक्स्ट एसोसिएशन फ्रीक्वेंसी से नहीं, इमोशनल कंसिस्टेंसी से बनती है। रोज मैसेज करना जरूरी नहीं, लेकिन जब भी मैसेज आता है, टोन फेमिलियर और ग्राउंडेड होनी चाहिए। ब्रेन कंसिस्टेंसी को प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं, रिलायबिलिटी की तरह रीड करता है। इस स्टेज पर ब्रेन टेक्स्ट का इंतजार नहीं करता, वो उसे एक्सपेक्ट करता है। एक्सपेक्टेशन एक्साइटमेंट नहीं होती, कंफर्ट होती है, और कंफर्ट लॉन्ग टर्म अटैचमेंट की फाउंडेशन होती है।
एक कॉमन मिस्टेक लोग यहां ये करते हैं कि एसोसिएशन बनते ही वो एफर्ट छोड़ देते हैं या रिस्पेक्ट ढीली कर देते हैं। ब्रेन एसोसिएशन पॉजिटिव तब तक रहती है जब तक इमोशनल एक्सपीरियंस पॉजिटिव रहता है। वन नेगेटिव पैटर्न एसोसिएशन को वीकन कर सकता है। टेक्स्ट एसोसिएशन रिचुअल्स भी क्रिएट करती है, जैसे किसी स्पेसिफिक समय पर मैसेज आना, किसी खास स्टाइल में बात होना या किसी रिकरिंग थीम का होना। ब्रेन इन रिचुअल्स को इमोशनल एंकर बना लेता है। फीमेल ब्रेन इमोशनल इफिशिएंसी चाहता है। अगर किसी इंटरैक्शन में उसे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, डिफेंड नहीं करना पड़ता, तो ब्रेन उसे लो एफर्ट हाई रिवॉर्ड रूट मानता है। यही रूट प्रेफरेंस बन जाती है। टेक्स्ट एसोसिएशन एक्सक्लूसिविटी फोर्स नहीं करती। ये नेचुरली बाकी इंटरैक्शंस को फेड कर देती है। ब्रेन कंपैरिजन करना बंद कर देता है क्योंकि प्रिफर्ड ऑप्शन ऑलरेडी सेट हो चुका होता है। इस स्टेज पर साइलेंस भी थ्रेटनिंग नहीं लगता। ब्रेन जानता है कि एसोसिएशन स्टेबल है। टेम्पररी गैप पैनिक नहीं बनता, ट्रस्ट बनता है। टेक्स्ट एसोसिएशन टूटती तब है जब बिहेवियर इनकंसिस्टेंट हो जाए या इमोशनल टोन शिफ्ट हो जाए। इसलिए मैच्योरिटी, सेल्फ कंट्रोल और रिस्पेक्ट यहां सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। इस चैप्टर का एसेंस सिंपल है। वर्ड्स याद नहीं रहते, फीलिंग्स रहती हैं। जब तुम्हारे टेक्स्ट्स किसी स्पेसिफिक इमोशन से जुड़ जाते हैं, ब्रेन तुम्हें मैसेज सेंडर नहीं, इमोशनल स्टेट समझने लगता है। डोपामिन लूप यहीं कंप्लीट होता है, जहां क्रेविंग लाउड नहीं रहती, बस क्वाइटली सेटल्ड हो जाती है। अगर ये वीडियो तुम्हें समझ में आई और डोपामिन साइकोलॉजी को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने में मदद मिली, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और फीमेल साइकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हम अट्रैक्शन, इमोशनल डायनामिक्स और ह्यूमन साइकोलॉजी को बिना ड्रामा, बिना फेक ट्रिक्स के समझते हैं। अब कमेंट में बताओ कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। फीमेल साइकोलॉजी, अट्रैक्शन पैटर्न्स, इमोशनल कंट्रोल, टेक्स्टिंग डायनामिक्स या कोई ऐसा सवाल जो तुम्हारे दिमाग में लंबे समय से चल रहा हो। और ये भी जरूर बताना कि इस वीडियो का कौन सा चैप्टर तुम्हें सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। डोपामिन ट्रिगर, साइलेंस गैप, इमोशनल स्पाइक या क्रेविंग। साइकिल कौन सा पार्ट तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा रेजोनेट किया?